Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. जी मैम Aisha, you are welcome in class and can you listen to me? Kindly जी open. सर। Yes, and is my sound clear? यस सर। Okay, and now we are sharing screen. Can you see the screen? यस सर। Okay, very good. थोड़ी देर इंतजार करते हैं, बाकी स्टूडेंट्स आ जाए, फिर हम इंशाल्लाह अपना लेक्चर शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी मैडम, आपका क्या हाल है? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? जी मैं भी ठीक हूँ। क्या आप कल वाले लेक्चर में एब्सेंट थी? जी सर। नो कल आप क्लास में सर। मौजूद? जी जी, फरमाएं। सर हमारा इस टाइम पे ज्योग्राफी का भी लेक्चर है, तो क्यों आज रूटीन के मुताबिक हमारा ये लेक्चर नहीं है? जी सर, लेकिन मैम ने भी लिंक सेंड किया हुआ है। ज्योग्राफी पढ़ाने वाली मैम ने? जी सर। उन्हें आप या तो ये बताएं कि जनाब हमारे इसको लेक्चर रूटीन के मुताबिक, या फिर हम मैम निगत से रब्ता करें। और मैं अपना लेक्चर शुरू कर रहा हूँ, आप इतनी देर मैम से रब्ता करें, या फिर वो जो मैम किरण बैठी होती हैं, ठीक है? ओके ओके सर। ओके जी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज रूटीन के मुताबिक हमारा टॉपिक होगा रिपोर्ट राइटिंग का। सब्जेक्ट हमारा है टेक्निकल राइटिंग। तो सबसे पहले हम रिपोर्ट राइटिंग की डेफिनेशन देखेंगे कि व्हाट डू वी मीन बाय रिपोर्ट राइटिंग, की रिपोर्ट राइटिंग होती क्या है। अ रिपोर्ट इज रिटन फॉर अ क्लियर पर्पस एंड टू पर्टिकुलर ऑडियंस। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एंड एविडेंस आर प्रेजेंटेड इन इट। तो रिपोर्ट राइटिंग से मतलब बताया गया है कि रिपोर्ट क्या है। रिटन फॉर अ क्लियर पर्पस, एक वाजे मकसद के साथ रिपोर्ट लिखी जाती है, जो पर्टिकुलर ऑडियंस, खास ऑडियंस के लिए लिखी जाती है। मतलब कि रिपोर्ट हर शख्स के लिए नहीं होती, इदारे की तरफ से रिपोर्ट पब्लिश की जाती है और इदारे से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए पब्लिश की जाती है। इसकी मिसाल ये है कि सपोज हमारे पास गोल्ड मार्केट है, सोने की मार्केट है, और उसमें 6 माह के बाद एक रिपोर्ट इशू की गई, पब्लिश की गई, जिसमें बताया गया कि इस 6 माह के दौरान मुल्क में कितनी मिकदार में सोना इंपोर्ट हुआ, कितनी मिकदार में फ़रोख्त किया गया, और डॉलर की कीमत ने सोने की कीमत को किस तरह से मुतासिर किया। 6 माह की ट्रेड, 6 माह की तिजारत टोटल प्रॉफिट में गई या लॉस में गई, इन सारी चीज़ों का जायज़ा रिपोर्ट में शामिल किया गया। अब ये रिपोर्ट सिर्फ उन लोगों के लिए दिलचस्पी का सबब होगी जो कि सोने का कारोबार करते हैं, दोज हु आर गोल्ड स्मिथ्स। एक आम शख्स के लिए, एक फल फरोश, सब्जी फरोश के लिए इस रिपोर्ट की कोई अहमियत नहीं है। लिहाजा आई रिपीट द सेंटेंस, में इस सेंटेंस दोहराता हूँ कि आ रिपोर्ट इज रिटन फॉर अ क्लियर पर्पस। पहले तो इसका पर्पस बड़ा क्लियर होता है, एंड पर्टिकुलर ऑडियंस, और ख़ास तरह की ऑडियंस के लिए रिपोर्ट्स लिखी जाती है। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एंड एविडेंस आर प्रेजेंटेड इन इट, और इसमें ख़ास तरह के एविडेंसेस भी दिए जाते हैं।
एविडेंस मतलब शहादत, गवाही, सबूत पेश किए जाते हैं। इसकी दूसरी डेफिनेशन है essentially a report is a short, sharp, concise document. रिपोर्ट क्या है? एक तरफ तो short, sharp and concise. concise मुख्तसर टू द पॉइंट डॉक्यूमेंट है, और sharp हम मतलब लेंगे पुरअसर, which is written for a particular purpose and audience. It's generally an analysis. Okay. It generally analyzes a situation or problem, often making recommendations. ये डेफिनेशन पहले वाली डेफिनेशन से मिलती जुलती है। वही पहले वाली बात इसमें कही है, रिटन फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस एंड ऑडियंस, खास तरह की ऑडियंस के लिए खास मकसद के तहत रिपोर्ट लिखी जाती है। हाँ, इस डेफिनेशन की जो मुख्तलिफ बात है वो ये है सेकंड लाइन में कि इट जनरली एनालिसिस अ सिचुएशन और प्रॉब्लम। रिपोर्ट क्या करती है? सिचुएशन या प्रॉब्लम का तज्जिया करती है, ऑफन मेकिंग रिकमेंडेशंस फॉर फ्यूचर एक्शन, और मुस्तकबिल में होने वाले एक्शन से मुतल्लिक कुछ रिकमेंडेशन इसमें होती हैं। इट इज़ फैक्चुअल पेपर, यानी रिपोर्ट में जो कुछ होता है वो फैक्ट, हकीकतों पर मबनी है। एंड नीड्स टू बी क्लियर एंड वेल स्ट्रक्चर्ड, ज़रूरी है कि वो क्लियर हो, स्ट्रक्चर्ड हो। ये दो डेफिनेशंस हैं, और आप देख सकते हैं कि साथ इनके लिंक्स मौजूद हैं। लिंक्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं ताकि आप अगर फर्दर स्टडीज़ करना चाहें, डिटेल देखना चाहें, तो इन्हीं लिंक्स का इस्तेमाल करके इस टॉपिक से मुतल्लिक डिटेल आप हासिल कर सकते हैं। और मामूल के मुताबिक ये भी बताता चलूँ कि डेफिनेशन की अहमियत आपको मालूम है। पेपर में शॉर्ट आंसर्स में डेफिनेशंस पूछी जाती हैं, एमसीक्यूज में भी शामिल हो सकती हैं, और मैं तो स्पेशली पेपर में डेफिनेशंस और डेट्स वगैरह शामिल करता हूँ, आपको मालूम है। लिहाजा इस हिसाब से इन दोनों डेफिनेशंस को ज़रा तवज्जो से देखिएगा। उसके बाद प्रिपरेशन एंड प्लानिंग, अगला स्टेप है कि हम रिपोर्ट को प्रिपेयर कैसे करते हैं, इसकी प्लानिंग, इसकी मंसूबाबंदी क्या होती है। द स्ट्रक्चर ऑफ अ रिपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कहा गया कि रिपोर्ट का स्ट्रक्चर बहुत अहम है। टू लीड द रीडर थ्रू योर थिंकिंग टू अ कोर्स ऑफ एक्शन एंड डिसीजन, यानी आपकी रिपोर्ट का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि जब पढ़ने वाला इसको पढ़े तो आप उससे कोर्स ऑफ एक्शन, किसी अमल की तरफ लेकर जाएं, एंड डिसीजन, और किसी फैसले की तरफ लेकर जाएं। यानी आपकी रिपोर्ट इतने अच्छे अंदाज में और पुरअसर अंदाज में लिखी गई हो कि उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद एक शख्स डिसाइड करे कि उसको क्या करना है, वो कोई फैसला ले। इट्स वर्थ टेकिंग अ बिट ऑफ टाइम टू प्लान इट आउट बिफोर हैंड। हाँ, अलबत्ता रिपोर्ट को लिखने से पहले इसको प्लान करना होता है। ये जो हमने आखिर में सेंटेंस पढ़ा कि टेकिंग अ बिट ऑफ टाइम टू प्लान इट आउट बिफोर, कि इससे पहले कि रिपोर्ट को लिखा जाए हम पहले प्लानिंग करते हैं, जहन में एक स्केच बनाते हैं। ये बड़ी अहम चीज़ है, और इस टॉपिक में, अगले किसी टॉपिक में हम इसे बड़ी तफसील से पढ़ रहे हैं। अब रिपोर्ट राइटिंग के कुछ एक स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप की तरफ हम आते हैं। स्टेप वन कहते हैं जी, नो योर ब्रीफ, यानी रिपोर्ट लिखने से पहले एक रिपोर्ट राइटर को कुछ ब्रीफिंग्स दी जाती हैं। वो ब्रीफिंग्स वो ब्रीफिंग्स रिटन फॉर्मेट में हो सकती है या वैसी ज़ुबानी बताई जा सकती हैं, लेकिन एक रिपोर्ट राइटर को चाहिए कि वो इन ब्रीफ्स पर ख़ास तवज्जो दे। आमतौर पर होता यह है कि जब कोई बॉस, कोई डायरेक्टर अपने सबॉर्डिनेट से कहता है कि फ़लाँ टॉपिक पर एक रिपोर्ट लिखनी है, तो उसे रिटन फॉर्म में एक समरी पेश की जाती है, जिसमें वाज़ेह तौर पर लिखा जाता है कि ये रिपोर्ट किस मकसद के लिए लिखी जाएगी, इसका टॉपिक ABC होगा, ये XYZ रिसीवर्स के लिए लिखी जाएगी, इसमें फलां फलां स्टैटिस्टिक्स पुट करने हैं, सब कुछ बताया जाता है। इवन फॉर्मेट वगैरह भी ब्रीफ में लिखा होता है। तो रिपोर्ट राइटर के लिए ज़रूरी है कि वो ब्रीफ को पढ़े, तवज्जो से पढ़े, और फिर उसके मुताबिक रिपोर्ट्स लिखी जाए। अब मसलन तहरीर कहते हैं कि द राइटर यूजुअली रिसीव्स अ क्लियर ब्रीफ फॉर अ रिपोर्ट इंक्लूडिंग व्हाट ही इज स्टडिंग एंड फॉर whom the report should be prepared. First of all, consider your brief very carefully and make sure that you are clear who the report is for, यानी रिपोर्ट किसके लिए है। तो यहाँ से हमें वही बात पता चलती है जो मैंने पहले बयान की, कि ब्रीफ आपको बताता है कि ये रिपोर्ट किस मकसद के लिए लिखी जाएगी, इसको रिसीव करने वाले कौन हैं, और इस रिपोर्ट का मकसद क्या होगा।
एम भी लिखा जाता है, एंड व्हाई यू आर राइटिंग इट एज वेल एज व्हाट यू वांट द रीडर टू डू एट द एंड ऑफ रीडिंग, मेक अ डिसीजन। और ये कि रिपोर्ट रिसीव करने वाला, रिपोर्ट पढ़ने वाला इसको पढ़कर, इसको रिसीव करके पढ़ने के बाद क्या नतीजा अखज़ करेगा, उसको आपने किस तरफ, किस डायरेक्शन में लेकर जाना, उससे क्या काम करवाना है या उससे क्या फैसला करवाना है, ये सब कुछ आपके जहन में बहुत वाज़ेह होना चाहिए। इसका सेकंड स्टेप क्या है जी? कीप योर ब्रीफ इन माइंड एट ऑल टाइम्स। ये सेकंड स्टेप रिपोर्ट राइटिंग के दौरान का स्टेप है। जब आप रिपोर्ट राइटिंग का काम शुरू कर चुके हैं, यू आर राइटिंग रिपोर्ट, तो इस दौरान में आपको अपने ब्रीफ को नज़रअंदाज नहीं करना, भुला नहीं देना, उसको सामने रखें। मुनासिब भी होता है कि एक क्लिप बोर्ड में लगाकर उसको अपने सामने रख लें और रिपोर्ट्स लिखते जाएं और वक्फे वक्फे से उस ब्रीफ को देखते जाएं कि क्या मेरी रिपोर्ट इस ब्रीफ के रूल्स एंड रेगुलेशंस के एन मुताबिक है, क्या मेरी रिपोर्ट इस ब्रीफ की डिमांड्स को कंप्लीट करती है या नहीं। कीप योर ब्रीफ इन माइंड का ये मतलब है। ड्यूरिंग योर प्लानिंग एंड राइटिंग मेक श्योर दैट यू कीप योर ब्रीफ इन माइंड। हु आर यू राइटिंग फॉर एंड व्हाई आर यू राइटिंग, यानी आप किन लोगों के लिए लिख रहे हैं, आप क्यों लिख रहे हैं, इन सारी चीज़ों को आपने जहन में रखना है। और इन चीज़ों को जहन में रखने के लिए ज़रूरी है कि पहले अपने ब्रीफ को तवज्जो से पढ़ा हो, फिर उसको अपने सामने रखें और रिपोर्ट राइटिंग के दौरान वक्फे वक्फे से उसको स्टडी करते रहें। All your thinking needs to be focused on that, which may require you to ruthless in your reading and thinking। जरा सख्त अल्फाज में कहा गया कि आपकी सारी तवज्जो उस रिपोर्ट पर होनी चाहिए जो आप लिख रहे हैं, और अगर आप चाहें कि आप 100% फोकस करें अपनी रिपोर्ट को, तो उसके लिए टू बी रूथलेस इन योर रीडिंग, आपको बड़ी बेरहमी से रीडिंग करना पड़ेगी। जनाब, बेरहमी से रीडिंग करने का मतलब ये नहीं कि सफाई फाड़ दें या पढ़ने के बाद उसको खा जाए, मतलब बड़ी तवज्जो से पढ़ें, हर एक शिक को, हर एक शर्त को या हर एक पॉइंट को वाज़े अपने जहन में रखें। ओके, उसके बाद द स्ट्रक्चर ऑफ अ रिपोर्ट पे आ जाते हैं, क्योंकि कीप योर ब्रीफ इन माइंड, इसकी आपको समझ आ गई होगी, मजीद इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ब्रीफ को मैं ब्रीफ कर चुका हूँ। अब स्ट्रक्चर ऑफ अ रिपोर्ट, अब हम देखेंगे कि रिपोर्ट का स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर क्या है कि उसकी फिजिकल अपीयरेंस। जब आप एक सफ़े पर एक रिपोर्ट लिखने के बाद उसको कंप्लीट करने के बाद एक नज़र देखते हैं, तो उस रिपोर्ट की क्या शक्ल सूरत आपके सामने आती है, ये चीज़ इसका स्ट्रक्चर कहलाती है। और इसका स्ट्रक्चर समझने का बड़ा आसान तरीका ये है कि आपने अब तक लेटर्स, एप्लीकेशंस लिखे हैं। जब आप लोग इंटरमीडिएट में हुआ करते थे, मैट्रिक में, इंटरमीडिएट में, आप लोगों ने लेटर लिखा, एप्लीकेशन लिखी। उस लेटर का, उस एप्लीकेशन का एक फॉर्मेट हुआ करता था। एक साइड पे एग्जामिनेशन हॉल सिटी एबीसी लिखते थे, एक तरफ डियर सर, द प्रिंसिपल, द हेडमास्टर वगैरह लिखा करते थे, लास्ट पे योर्स ओबीडियंटली एक्स वाई जेड भी लिखना है। ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर होनी चाहिए, ये फॉर्मेट होता है। अगर आप लास्ट वाला हिस्सा योर्स ओबीडियंटली एक्स वाई जी उठाकर ऊपर ले आए और द प्रिंसिपल, गवर्नमेंट कॉलेज वगैरह सबसे नीचे लिख दें, तो फॉर्मेट आपने ख़राब कर दिया, उल्टा सीधा कर दिया। रिपोर्ट का भी एक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम पढ़ रहे हैं, और तमाम तर रिपोर्ट्स कमोबेश इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करती हैं। Requirements for structure vary from company to company. However, you should plan to include at the very least an executive summary introduction in the main body of your report and a section containing your conclusion and any recommendations। Okay, कहा गया कि जहां तक बात है रिपोर्ट के स्ट्रक्चर की, तो मुख्तलिफ कंपनीज, मुख्तलिफ इदारे मुख्तलिफ तरह के स्ट्रक्चर्स को फॉलो करते हैं। डेफिनेटली अपनी अपनी ज़रूरियात के मुताबिक हर एक कंपनी, हर एक इदारा एक मुख्तलिफ रिपोर्ट स्ट्रक्चर अपना लेता है, और अपने टाइपिस्ट को, कंप्यूटर ऑपरेटर्स को उस स्ट्रक्चर पर कारबंद रहने का हुक्म दिया जाता है। लेकिन किसी भी रिपोर्ट में कुछ बुनियादी चीज़ें होती हैं जो कि पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड फॉलो की जाती हैं, और जब तक वो चीज़ें रिपोर्ट में ना हो, आपकी रिपोर्ट नाकिस है स्ट्रक्चर के हवाले से, फॉर्मूला के हवाले से। उनको हम
इसेंशियल पार्ट्स ऑफ रिपोर्ट भी कह सकते हैं, रिपोर्ट के कुछ अहम हिस्से, और उन्हीं को हम स्टडी करें। जैसे कि इसमें सबसे पहले एग्जीक्यूटिव समरी आ जाती है। एग्जीक्यूटिव समरी क्या है? ये पूरी रिपोर्ट का खुलासा है। मसलन आप जिस टॉपिक पर रिपोर्ट लिख रहे हैं, आपके कोई खदशात हैं, आपकी कोई एक्सपेक्टेशंस हैं, आप अपनी कंपनी को हाईलाइट करना चाहते हैं, और आपकी इस रिपोर्ट का एंड रिजल्ट क्या होगा, कंक्लूजन क्या होगा, या उसमें कोई सजेशंस हैं, आपकी रिपोर्ट में आपके लिए कोई मशवरा है, वो सब कुछ एग्जीक्यूटिव समरी में शामिल किया जाएगा। और एग्जीक्यूटिव समरी से मुतल्लिक ये है कि रिपोर्ट के शुरू में एग्जीक्यूटिव समरी लिखी जाती है, क्योंकि रिपोर्ट पढ़ने वाले डायरेक्टर साहिबान और मैनेजर्स साहिबान, उनके पास इतना वक्त नहीं होता कि 4-6 सफ़े की पूरी रिपोर्ट पढ़ें। लिहाजा ज़्यादातर सिर्फ एग्जीक्यूटिव समरी पढ़कर ये अंदाज़ा कर लिया जाता है कि इस रिपोर्ट की क्या अहमियत है। लिहाजा मशवरा ये दिया जाता है कि रिपोर्ट लिखने वाला पहले सारी रिपोर्ट्स लिखे और आखिर पे एग्जेक्टिव समरी को लिखना शुरू करें, यानी उसकी जगह छोड़ दी जाए, रिपोर्ट सारी लिखें, फिर उसको पढ़ें, उसकी प्रूफ रीडिंग करें, उसको रिवाइज करें। 3 से 4 मरतबा जब आप इस रिपोर्ट को देख लेते हैं, पहले एक बार उसको लिखा, फिर उसकी प्रूफ रीडिंग की, उसको रिवाइज किया, उसकी एडिटिंग की, इसके बाद सारे पॉइंट्स आपके जहन में क्लियर हो जाते हैं। इस लम्हे अब एग्जीक्यूटिव समरी लिखना बड़ा आसान हो जाता है। तो राइटर मशवरा देता है कि एग्जीक्यूटिव समरी रिपोर्ट के शुरू में होती है, मगर इसको आखिर में लिखा जाता है, इसकी जगह छोड़ देते हैं। आइए अब इसको पढ़कर देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है। द एग्जीक्यूटिव समरी और एब्स्ट्रैक्ट लफ्ज याद रखिएगा, एग्जीक्यूटिव समरी एब्स्ट्रैक्ट एक ही चीज है। फॉर अ साइंटिफिक रिपोर्ट इज अ ब्रीफ समरी ऑफ द कंटेंट, इट इज वर्थ राइटिंग दिस लास्ट, जैसे कि मैंने जिक्र किया था, इट इज वर्थ राइटिंग दिस लास्ट, मुनासिब ये कि इसको आखिर पे लिखा जाए। व्हेन यू नो द की पॉइंट्स टू ड्रॉ आउट, इट शुड बी नो मोर देन हाफ अ पेज टू अ पेज इन लेंथ। ओके, दूसरी चीज ये बताई गई है, ये एक टेक्निकल पॉइंट है कि एग्जीक्यूटिव समरी आधे सफ़े की, मैक्सिमम एक सफ़े की होती है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना चाहिए। रिमेंबर दैट द एग्जीक्यूटिव समरी इज डिजाइन्ड टू गिव busy executives a quick summary of the content of the report। और एग्जीक्यूटिव समरी लिखने का मकसद क्या होता है? आपने अपने रिपोर्ट रिसीवर्स को आसानी और सहूलत देनी है। जैसे मैं पहले कह चुका हूँ कि रिपोर्ट पढ़ने वाले मसरूफ लोग होते हैं, उनके पास इतना वक्त नहीं कि आपकी पूरी रिपोर्ट पढ़ें, वो एग्जीक्यूटिव समरी पढ़ के तमाम तरह अंदाज़ा कर लेते हैं। तो एग्जीक्यूटिव समरी वाला ये पैराग्राफ बड़ा अहम है, क्योंकि ये टेक्निक है। अगले सेमेस्टर्स में आपको भी रिपोर्ट राइटिंग करना है, या फिर आपको अपने थीसिस वाला लिखना है, उसमें ये एग्जीक्यूटिव समरी या एब्स्ट्रैक्ट शामिल होते हैं। लिहाजा इस पैराग्राफ का मैं खुलासा कर रहा हूँ आपकी आसानी के लिए। एक बात हमने ये पढ़ी कि एग्जीक्यूटिव समरी रिपोर्ट के शुरू में होती है, लेकिन मशवरा ये है कि इसकी जगह खाली छोड़ दें, रिपोर्ट पूरी करें, उसको रिवाइज करें, एडिट करें, और आखिर पे समरी लिखें। दूसरी चीज़, समरी बमुश्किल आधे सफ़े की हुआ करती है। कुछ कंपनीज डिमांड करती हैं कि एक सफ़ा तक लिखा जाए, लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो हाफ अ पेज है। और तीसरी चीज़ है कि आपकी एग्जीक्यूटिव समरी ग्रामेटिकली एंड फ्रॉम स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू बड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, मुख्तसर लेकिन स्ट्रॉन्ग, ताकि पढ़ने वाला इसको आसानी से समझ ले और उसको आपकी पूरी रिपोर्ट्स ना पढ़नी पड़े। उसके बाद इंट्रोडक्शन आ जाता है जनाब। इंट्रोडक्शन में आप सिर्फ अपने टॉपिक का तारुफ पेश करते हैं, इसमें पूरी रिपोर्ट को टच नहीं किया जाता। समरी और इंट्रोडक्शन में फर्क है। द इंट्रोडक्शन सेट्स आउट व्हाट यू प्लान टू से एंड प्रोवाइड्स अ ब्रीफ समरी ऑफ द प्रॉब्लम अंडर डिस्कशन। प्रॉब्लम अंडर डिस्कशन, यहाँ आपको सारी बात समझ में आती है कि जिस प्रॉब्लम को सामने रखते हुए, जिस प्रॉब्लम पर फोकस करके आप रिपोर्ट लिखने लगे हैं, या जो आपका टॉपिक है, आपने सिर्फ उसको इंट्रोड्यूस करवाना है, इसके अलावा कुछ नहीं। इट शुड ऑल्सो टच ब्रीफली ऑन योर कंक्लूजन। हाँ, इंट्रोडक्शन में आप अपनी रिपोर्ट के कंक्लूजन का भी एक टच दे सकते हैं। मेन बॉडी ये हकीकत में रिपोर्ट है। मेन बॉडी वो पैराग्राफ है या फिर सेट ऑफ पैराग्राफ्स हैं, ग्रुप है पैराग्राफ्स का, जिसमें आप डिटेल्स बयान करते हैं उस टॉपिक से मुतल्लिक, जिस टॉपिक को आपने एक्सप्लेन करना था। The main body of the report should be carefully structured in a way that leads the reader through the issue।
तो कहा गया कि मेन बॉडी को आपने इस तरह से बनाना है कि पढ़ने वाले को ये मेन बॉडी ऑफ द रिपोर्ट उस इश्यू की तरफ ले जाए जो आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं. यू शुड स्प्लिट इट इनटू सेक्शंस यूजिंग नंबर्ड सब हेडिंग्स रिलेटिंग टू थीम्स और एरियाज फॉर कंसिडरेशन. ये ऑप्शनल है जी, जरूरी नहीं है. कहा गया कि मेन बॉडी को आप सेक्शंस में बांट सकते हैं, आप इसको पैराग्राफ्स में तकसीम कर सकते हैं, पॉइंट्स के हिसाब से इसमें हेडिंग्स भी दे सकते हैं ताकि बात क्लियर हो जाए. इट्स अप टू यू कि आप सेक्शन बनाते हैं, नंबरिंग करते हैं, सिर्फ पैराग्राफ्स बनाते हैं या हेडिंग्स देते हैं. इन शॉर्ट यू शुड प्रेजेंट द प्रॉब्लम अंडर डिस्कशन क्लियरली एंड कंसाइजली. इस सारे का मकसद सिर्फ ये होगा कि जिस टॉपिक को आप डिस्कस कर रहे हैं उसको बड़ा मुख्तसर लेकिन बड़ा वाज़े क्लियर करके बयान करें. इट मे ऑल्सो इंक्लूड experimental results. All the information that you present should be related back to the brief and the precise subject under discussion. आखिरी दो बातें ये कही गई कि अगर आपकी रिपोर्ट किसी साइंटिफिक रिसर्च या एक्सपेरिमेंट से मुतल्लिक थी तो उसका भी आप जिक्र करेंगे. और आखिरी बात ये कही गई कि आपको जो भी कुछ बयान करना है वो आपके टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए और मुख्तसर होना चाहिए. मेन बॉडी में अगरचे हम डिटेल देते हैं लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि आप पूरा नॉवल, पूरा अफसाना लिखने बैठ जाएं. आपने रिपोर्ट की लेंथ को जहन में रखते हुए बात को मुख्तसर ही करना है. अगला पॉइंट आ जाता है जी कंक्लूजन का. रिपोर्ट के इसेंशियल पार्ट्स में कंक्लूजन भी शामिल है. किसी भी रिपोर्ट के आखिर में जब तक कंक्लूजन वाला पैराग्राफ नहीं होगा, कंक्लूजन वाली हेडिंग नहीं होगी, आपकी रिपोर्ट अधूरी है, नामुकम्मल है. द कंक्लूजन सेट्स आउट what inferences you draw from the information including any experimental result. तो कंक्लूजन का मकसद क्या है? इन्फ्रेंसिस, नतीजा अखज करना. आप कंक्लूजन में ये निचोड़ निकालते हैं कि इस सारी गुफ्तगू, इस सारी बहस का एंड रिजल्ट क्या होगा. इट मे इंक्लूड रिकमेंडेशंस और दिस मे बी इंक्लूडेड इन अ सेपरेट सेक्शन. हाँ, एक चीज़ ये है कि अगर आपकी चंद एक सजेशंस है, एक या दो, तो आप उसको कंक्लूजन वाले पैराग्राफ में ही शामिल कर सकते हैं. और अगर रिकमेंडेशंस ज़्यादा हैं, सजेशंस ज़्यादा हैं, तो उसके लिए एक अलहदा से हेडिंग बनेगी, जैसे कि अगली हेडिंग रिकमेंडेशंस की ही है. रिकमेंडेशंस क्या होती हैं? सिफारिशात इसको उर्दू में कहते हैं. मसलन आपने जिस टॉपिक पर भी रिपोर्ट लिखी है वो कोई प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हवाले से आप आखिर में रिकमेंडेशंस का एक पैराग्राफ बनाते हैं और उसमें आप चंद एक स्टेप्स का जिक्र करते हैं कि दीज स्टेप्स शुड बी टेकन या फिर दीज स्टेप्स कुड बी टेकन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. ये रिकमेंडेशंस हुआ करती हैं. Recommendations suggest how you think the situation can be improved and should be specific, achievable and measurable. If your recommendations have financial implications, you should set these cut out clearly with essential cost if possible. दूसरी अहम बात यह है कि आप जिस टॉपिक से मुतल्लिक रिपोर्ट्स लिख रहे हैं, अगर उस टॉपिक में कहीं फाइनेंस का जिक्र है, कॉस्ट का जिक्र आता है, तो अपनी रिकमेंडेशंस में जिक्र कीजिए कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में इतनी कॉस्ट आएगी, इतना खर्च होगा और इतना वक्त लगेगा, ताकि बात क्लियर हो जाए. अब अगली चीज़ आ जाती है राइटिंग स्टाइल. हमने अब तक जो पढ़ा वो क्या था कि रिपोर्ट्स क्या चीज़ है, फिर उसके 2 स्टेप्स क्या हैं. रिपोर्ट्स लिखने के लिए ब्रीफ को पढ़ना है, उसको जहन में रखना है. उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ रिपोर्ट पढ़ा, यानी रिपोर्ट का सारा ढांचा, उसकी शक्ल सूरत, उसके जो इसेंशियल पार्ट्स हैं. इन इसेंशियल पार्ट्स के बगैर आपकी रिपोर्ट अधूरी है, नामुकम्मल है. ये चीज़ भी हमने देख ली. आगे आ जाता है राइटिंग स्टाइल. राइटिंग स्टाइल वो चीज़ है जो कि आपकी रिपोर्ट को बनाता या बिगाड़ता है. अब हो सकता है कि आपके पास बड़ा अच्छा मवाद हो रिपोर्ट लिखने के लिए, टॉपिक आपको बता दिया गया, मवाद आपने इकट्ठा कर लिया, आपके पास तमाम तो इन्फॉर्मेशन मौजूद हैं, लेकिन आपका राइटिंग स्टाइल टू द पॉइंट्स नहीं है, स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है, या रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता, तो ऐसी सूरत में आपकी रिपोर्ट डिस्टर्ब हो जाती है. क्योंकि कहा जाता है कि जो दिखता है वो बिकता है. आपकी रिपोर्ट्स की ज़ाहिरी शक्ल सूरत अगर अच्छी नहीं होगी, आपका स्टाइल स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं होगा, तो आपकी रिपोर्ट असर नहीं करेगी. तो आइए अब हम राइटिंग स्टाइल की तरफ आ जाते हैं. व्हेन राइटिंग अ रिपोर्ट योर एम शुड बी टू बी एब्सोल्युटली क्लियर.
तो आपने जिस एम को जहन में रखकर रिपोर्ट्स बनाना शुरू की थी पहले लफ्ज़ से ऑनवर्ड्स, वो एम, वो मकसद ये है कि आपको बहुत क्लियर, बहुत वाजे रहना है अपनी डिस्कशन में, ताकि आपको पढ़ने वाला वाजे तौर पर समझ सके। अबव ऑल इट शुड बी इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड। और उससे भी बड़ी बात यह है कि आपकी रिपोर्ट बड़ी आसान हो, जिसको आसानी से समझे जा सके। इवन टू समवन with little knowledge of the subject area, you should therefore aim for crisp, precise text using plain English and shorter words rather than long with short sentences. Avoid passive voice sentences. ये बड़ी अहम बात है जी। पैसिव वॉइस सेंटेंसेस का जिक्र हुआ। स्टाइल के हवाले से ये कहा गया है कि आपको अपने स्टाइल में पहले तो ब्रीफ, मुख्तसर रहना है, बिला वजह अपने पॉइंट को एक्सप्लेन ना करते जाएं, उसको प्रोलॉन्ग नहीं करना। दूसरा, आपके अल्फाज, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर सिंपल और आसान हो, जो कम पढ़े लिखे लोगों की समझ में आने वाला स्ट्रक्चर हो। लफ्ज़ सादा, आसान हो। शॉर्ट वर्ड्स इस्तेमाल कीजिए। और जब आप रिपोर्ट इंग्लिश में लिख रहे हैं तो आपके सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस के होने चाहिए, क्योंकि पैसिव वॉइस सेंटेंसेस तहरीर को बोझल बना देते हैं, इसको समझने के लिए मुश्किल बना देते हैं। अवॉइड जार्गन्स। जार्गन्स से हमें परहेज करना चाहिए। जार्गन्स क्या होते हैं? इनको हम टेक्निकल टर्म्स कह सकते हैं। किसी भी कंपनी में, किसी भी शोबे में, किसी भी पेशे में कुछ ख़ास लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, और वो ख़ास लफ्ज़ टेक्निकल टर्म्स होती हैं जो कि उस शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग समझते हैं, और उस शोबे से बाहर वाले लोग इन जार्गन्स को, इन टेक्निकल टर्म्स को नहीं समझ पाते। अब मिसाल के तौर पर एक शख्स जो कि मेडिकल डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखता है, ही इज़ अ डॉक्टर, तो मेडिकल की फील्ड से मुतल्लिक कुछ ख़ास अल्फाज मेडिकल वालों ने बना रखे हैं। जब आपस में डॉक्टर साहिबान या डॉक्टर एंड नर्सिस गुफ्तगू कर रहे हैं किसी पेशेंट से मुतल्लिक, किसी बीमारी से मुतल्लिक, तो वो मेडिकल की कुछ ख़ास टर्म्स इस्तेमाल करते हैं जिन्हें वो आपस में समझते हैं। एक आम शख्स जिसने मेडिकल को स्टडी नहीं कर रखा, जो आर्ट्स का स्टूडेंट रहा है, वो इसको नहीं समझ पाएगा। लिहाजा कहा गया कि जब आप रिपोर्ट राइटिंग करें तो काइंडली जार्गन्स का इस्तेमाल ना करें, और अगर करना हो तो साथ उसको एक्सप्लेन करें। अब इसको पढ़कर देखते हैं। जो बातें मैंने बयान की हैं वो एक बार आपके लिए मैं पढ़ भी देता हूं, ताकि आपको समझने में मजीद आसानी हो जाए। इफ़ यू हैव टू यूज़ स्पेशलिस्ट लैंग्वेज, यू शुड, इसको स्पेशलिस्ट लैंग्वेज कहा गया जी, जार्गन्स को, ख़ास ज़ुबान। यू शुड एक्सप्लेन ईच वर्ड एज यू यूज़ इट। तो आपको चाहिए कि हर एक लफ्ज़, जार्गन्स का जिक्र हो रहा है कि हर एक जार्गन जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको साथ साथ एक्सप्लेन करते जाएं। If you find that you have had to explain more than above 5 words, you are probably using too much jargons। और अगर आपको 5 से ज़्यादा लफ्ज़ों को एक्सप्लेन करना पड़ गया तो इसका मतलब कि आपकी तहरीर में ज़रूरत से ज़्यादा जार्गन्स आ गए हैं, एंड नीड्स टू रिप्लेस सम ऑफ इट विद सिंपल वर्ड्स। और ज़रूरी है कि इन जार्गन्स की जगह पर सादा अल्फाज का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि जार्गन्स का इस्तेमाल आपकी रिपोर्ट को बोझल और मुबहम और पेचीदा बना देता है। कंसीडर योर ऑडियंस, ये बड़ी अहम बात है जनाब। कंसीडर योर ऑडियंस में मैं थोड़ी सी तफसील में जाना पसंद करूंगा। जब एक शख्स रिपोर्ट्स लिखने लगता है, इफ a report is designed to be written for a particular person, check whether you should be writing it to you or in the third person। For example, जब आप एक रिपोर्ट्स लिखने लगे हैं और आपको मालूम है कि फलां शख्स XYZ के नाम आपने रिपोर्ट लिखनी है, तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप उसको यू कहकर मुखातिब करेंगे या इसके लिए थर्ड पर्सन का ही शी का इस्तेमाल करेंगे। ऑडियंस या रिपोर्ट रिसीवर्स की इंफॉर्मेशन रिपोर्ट राइटर के लिए बड़ी अहम है। अगर आपको मालूम ही नहीं है कि आपकी रिपोर्ट रिसीव करने वाले कौन लोग हैं, तो आप रिपोर्ट नहीं लिख पाएंगे। बिफोर हैंड ये इन्फॉर्मेशन हासिल की जाती है कि रिपोर्ट राइटर रिपोर्ट लिखने से पहले ये इन्फॉर्मेशन हासिल करता है कि मुआशरे का जो तबका, जो ग्रुप आपकी रिपोर्ट रिसीव कर रहा है, उनका सोशल स्टेटस क्या है, उनका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, उनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे कैसी हैं, वो क्या तवक्को करते हैं आपकी तरफ से, क्या सुनना चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं, उनका तालीमी मेयार क्या है,
और whether they are rich people, हाई क्लास इलीट पीपल और कॉमन पीपल, इन सारी चीज़ों को जहन में रखना है, फिर आपने रिपोर्ट लिखनी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी रिपोर्ट फ्लॉप हो सकती है। इसकी मिसाल मैं आपको पेश करूंगा टीवी कमर्शियल्स से। सपोज एक कमर्शियल है, किसी शख्स ने, किसी रिपोर्ट राइटर की बात कर लेते हैं, किसी रिपोर्ट राइटर ने एक रिपोर्ट डिज़ाइन की, वो कमर्शियल है, टीवी कमर्शियल है वो, और वो कमर्शियल किसी ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड थी, कोई फैशन आइटम, कोई ब्यूटी प्रोडक्ट थी जिस पर एक कमर्शियल बनाई गई। लेकिन उस कमर्शियल की वर्डिंग, उसके अल्फाज ऐसे थे जो कि देहाती लोगों के लिए होते हैं। उसकी सेटिंग एक गांव है, उसके कैरेक्टर्स, उन कैरेक्टर्स का लिबास, उनके अल्फाज, उनकी वर्डिंग, वो सारी एक विलेज बैकग्राउंड में सेट की हुई चीज़ें हैं। जबकि वो प्रोडक्ट क्या है, वो एक ब्यूटी प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब है कि रिपोर्ट बनाने वाले को, यानी उस कमर्शियल तैयार करने वाले को इंफॉर्मेशन नहीं थी कि इस प्रोडक्ट के रिसीवर्स कौन हैं, इसको इस्तेमाल किसने करना है, ये प्रोडक्ट किसने खरीदनी है, वो नहीं जानता था। लिहाजा उसने गांव के बैकग्राउंड में शहर में इस्तेमाल होने वाली एक चीज़ की कमर्शियल तैयार कर दी। इसके बरक्स अगर वो शख्स पूरी इंफॉर्मेशन हासिल करता है कमर्शियल तैयार करने से पहले, तो उसके कैरेक्टर्स, उन कैरेक्टर्स का लिबास, उनकी वर्डिंग, सब कुछ उस प्रोडक्ट की डिमांड के एन मुताबिक होता, और वो शहर की सेटिंग में ये प्रोडक्ट, ये कमर्शियल तैयार करता, उसके कैरेक्टर्स का लिबास, उनकी वर्डिंग शहर के लोगों के मिजाज के एन मुताबिक होती। ये है जी कंसीडर योर ऑडियंस। अब इसके बाद आ जाते हैं रिपोर्ट की टू टाइप्स की तरफ, शॉर्ट रिपोर्ट एंड लॉन्ग रिपोर्ट है। अब तक जो हमने पढ़ा वो सारी टेक्निकल बातें थी, टेक्निक्स थी रिपोर्ट राइटिंग की। जबकि अब हम रिपोर्ट की दो अकसाम पढ़ रहे हैं। शॉर्ट रिपोर्ट्स में आपको मुख्तसर बता देता हूँ, इसको पढ़ने से पहले, शॉर्ट रिपोर्ट्स कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो कि डेली बेसिस पर लिखी जाती हैं, इनकी अहमियत ज़्यादा है और ये मार्केट में ज़्यादा इन है। दूसरी लॉन्ग रिपोर्ट्स होती हैं। लॉन्ग रिपोर्ट्स 6 माह बाद या ईयरली, एनुअली इशू की जाती है। लॉन्ग रिपोर्ट्स टेक्निकली बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, उन्हें हर शख्स नहीं तैयार कर सकता, उसके लिए एक्सपर्ट्स की मदद लेना पड़ती है। और वो लॉन्ग रिपोर्ट्स जो कि अपनी जिसामत में बहुत बल्कि बहुत भारी भरकम, ज़्यादा पेजेस पर मुश्तमिल होती हैं, लिहाजा उनको ज़्यादा नहीं स्टडी किया जाता, उनको ज़्यादा नहीं पढ़ा जाता, उनकी पजीराई कम है। जबकि शॉर्ट रिपोर्ट्स हार्डली 1 से 2 पेजेस की होती हैं और ये डेली बेसिस पर इशू की जाती हैं, लिहाजा इनकी अहमियत ज़्यादा है। कंपनीज में, दफातर में इन्हीं का इस्तेमाल होता है। अब जरा इसको पढ़कर देखते हैं जी। अ शॉर्ट रिपोर्ट इज़ अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट रिटन टू inform a specific audience about a certain subject that has an impact on their lives and business। तो जनाब शॉर्ट रिपोर्ट क्या है? ये एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है, इस चीज़ को याद रखना। फॉर्मल डॉक्यूमेंट यानी रस्म व रिवाज के मुताबिक, रिवायात के मुताबिक, स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए लिखा जाता है, ख़ास तरह की इंफॉर्मेशन इसमें होती है। और ये जो रिपोर्ट है, शॉर्ट रिपोर्ट, ये रिसीवर्स के बिजनेस को, उनके डेली अफेयर्स को, उनकी ज़िंदगी को मुतासिर कर सकती है, नेगेटिवली, पॉजिटिवली। सच टाइप ऑफ वर्क इज यूज्ड मोर इन बिजनेस, जर्नलिज्म एंड साइंस रेदर देन द यूनिवर्सिटी असाइनमेंट्स। और ये जो शॉर्ट रिपोर्ट्स हुआ करती हैं, इनको साइंस की फील्ड में, बिजनेस की फील्ड में इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, यूनिवर्सिटी लेवल पे जो असाइनमेंट्स स्टूडेंट्स को दी जाती हैं, उनमें शॉर्ट रिपोर्ट्स शामिल नहीं होती। शॉर्ट रिपोर्ट रिटन राइटिंग इज मोर फोकस्ड एंड देयरफॉर ब्रोकन इनटू फ्यू सेक्शंस। कहा गया कि इसके कुछ एक सेक्शंस बनाए गए हैं। इसके साथ ही मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने ये लिंक एक बार फिर से आपके साथ शेयर किया है। शॉर्ट रिपोर्ट्स का ये शॉर्ट रिपोर्ट्स का टॉपिक मैंने जिस किसी वेबसाइट से लिया था, उस वेबसाइट का लिंक आपके साथ शेयर कर दिया। इसकी मज़ीद डिटेल्स अगर आप पढ़ना चाहें तो इस लिंक पर जाकर आप क्लिक कर सकते हैं और अपना लेक्चर जारी रखते हैं। लेकिन मैं इस दौरान कहूँगा जिया साहिबान या सीआर साहिबान से कि जनाब काइंडली अटेंडेंस की एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि 2 स्टूडेंट्स ड्रॉप कर गए, 10 से 8 रह गए, उससे पहले कि 6 या 7 रह जाएं। अटेंडेंस कैप्चर कर लीजिए। ऑल कंपनीज एंड
Corporations have their own format and standard for डॉक्यूमेंटेशन। इस बात का हम जिक्र पहले कर चुके हैं कि जब रिपोर्ट राइटिंग की बात आती है तो हर एक कंपनी का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, अपना एक फॉर्मेट होता है। हाँ, मतलब कुछ चीज़ें इसेंशियल हैं, कुछ एलिमेंट्स इसेंशियल हैं जिनके बगैर रिपोर्ट नामुकम्मल होती है। वो एलिमेंट्स इंटरनेशनली फॉलो किए जाते हैं, उनको हम ऊपर पढ़ चुके हैं। एम्प्लॉयज ऑफन कम unprepared for writing such work as university really focus on them enough. Long reports may be prepared only once or twice a year, but short reports are prepared on daily basis in business firms and offices. It is therefore important to learn how to write a short report. जनाब, ये पैराग्राफ आखिरी वाला आप लोगों से मुतलिक था। कहा गया कि शॉर्ट रिपोर्ट्स ज़्यादा लिखी जाती हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, फ्रेश स्टूडेंट्स जब किसी फर्म को ज्वाइन करते हैं, किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, तो उनको रिपोर्ट राइटिंग नहीं आती, क्योंकि यूनिवर्सिटी में इस चीज़ की प्रैक्टिस बहुत कम करवाई जाती है। तो होता क्या है कि जब आप कोई फर्म, कोई ऑफिस ज्वाइन करते हैं तो वो लोग आपको पहले ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद आपसे काम करवाया जाता है। पर्पस ऑफ रिपोर्ट, रिपोर्ट का पर्पस क्या होता है? हमने इतनी बहस की, इतना पढ़ा अब तक कि जनाब रिपोर्ट क्या चीज़ है, फिर उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्या हैं और उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, दिस एंड दैट। लेकिन ये अभी तक हमने नहीं पढ़ा कि रिपोर्ट का मकसद क्या होता है। रिपोर्ट के कई एक मकासद हैं। याद रहे कि रिपोर्ट कमर्शियल इस्तेमाल होती है, कमर्शियल लेवल पर। तो बिजनेस कंपनीज में जब रिपोर्ट्स लिखी जाती हैं तो इनके कई एक मकासद होते हैं। वो मकासद क्या है, आइए ज़रा इसको पढ़कर देखते हैं। बिफोर गेटिंग टू राइटिंग यू नीड टू थिंक अबाउट द पर्पस ऑफ योर रिपोर्ट। शॉर्ट रिपोर्ट्स आर सोली इंफॉर्मेटिव। कहा गया कि रिपोर्ट्स के कई एक मकसद होते हैं। शॉर्ट रिपोर्ट्स ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होती हैं, यानी उनमें इंफॉर्मेशन दी जाती है। बट समटाइम्स कैन आस्क और वांट अ सर्टेन पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल अबाउट स्पेसिफिक थिंग्स। लेकिन बाज़ को किसी एक शख्स को या एक ग्रुप को किसी काम से मुतलिक कहा जा सकता है, उसमें वार्निंग भी शामिल हो सकती है। द पर्पस इज क्लियर फॉर यू, रीडर्स विल अंडरस्टैंड ट्रू एंड मेक एप्रोप्रिएट कंक्लूजन। तो अगर आपकी रिपोर्ट का पर्पस आपके अपने जहन में क्लियर है तो पढ़ने वाले भी उसको समझेंगे। अब मैं इस पर थोड़ा सा तबसरा कर देता हूँ कि रिपोर्ट के क्या क्या पर्पस हो सकते हैं। एक कंपनी एक शॉर्ट रिपोर्ट इशू करवाती है, एक शॉर्ट रिपोर्ट पब्लिश करवाती है अपने मुतलिक। उसका एक मकसद ये है कि अपने क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को, अपने ग्राहकों को इंफॉर्मेशन फ्राहम करना। उसका दूसरा मकसद हो सकता है अपनी कंपनी की एडवर्टीजमेंट करना, तशहीर करना, बताना कि हमारी कंपनी में फ़लाँ फ़लाँ प्रोडक्ट्स तैयार की जाती हैं, इनकी वैल्यू क्या है, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है और इनके प्राइस वगैरह क्या है। यानी अपनी कंपनी की सेल को बढ़ाने के लिए रिपोर्ट जनरेट की जा सकती है, ये दूसरा मकसद है। तीसरे नंबर पे रिपोर्ट राइटिंग स्टैटिस्टिक्स देने के लिए, आदाद शुमार देने के लिए भी इस्तेमाल होती है। तो ये चंद एक बड़े बड़े मकासद हुआ करते हैं रिपोर्ट राइटिंग के। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, कंसीडर योर ऑडियंस, ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि रिपोर्ट राइटिंग से पहले ऑडियंस को हमने जहन में रखना है कि हमारी रिपोर्ट जिन लोगों के हाथ में जा रही है उनका सोशल स्टेटस या एकेडमिक बैकग्राउंड वगैरह क्या है। स्ट्रक्चर का जिक्र आ चुका है। स्ट्रक्चर हमने बड़ी तफसील से पढ़ा कि रिपोर्ट का एक फॉर्मेट है, एक सेट स्टैंडर्ड है, स्ट्रक्चर्ड है, और अगर हम उस सेट स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारी रिपोर्ट डिस्टर्ब हो जाएगी। लास्ट पॉइंट, प्रूफ रीडिंग हम पढ़ लेते हैं। प्रूफ रीडिंग में क्या है कि जब एक रिपोर्ट राइटर अपनी रिपोर्ट कंप्लीट कर चुका है तो वो उस रिपोर्ट को एक मरतबा शुरू से आखिर तक पढ़ता है, ये देखने के लिए कि इसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, स्पेलिंग और पंक्चुएशन मिस्टेक्स तो नहीं है। इज द रिपोर्ट टू द पॉइंट, जिस टॉपिक पर उसने रिपोर्ट लिखना थी क्या वो उस टॉपिक से इन टच है, रिलेटेड है। प्रूफ रीडिंग के बाद फिर इसकी एडिटिंग की जाती है, इसकी गलतियों को ख़त्म करके इसको नए सिरे से लिखा जाता है, नीट एंड क्लीन मुसविदा बनाया जाता है, और प्रूफ रीडिंग के बाद फिर रिपोर्ट पब्लिशिंग के लिए तैयार होती है। शॉर्ट रिपोर्ट्स आर यूज मोर वाइडली इन बिजनेस राइटिंग। दे आर कंसिडर्ड as very functional document for all companies. It is therefore vital to proofread and recheck the work after you have finished it. Proofreading enables you to ensure that you have satisfied the necessary criteria.
तो कहा गया कि शॉर्ट रिपोर्ट जो कि बिजनेस फील्ड में बड़ी अहम है, लिहाजा इनको लिख लेने के बाद इनको एक बार प्रूफ रीड करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं क्योंकि टाइम ख़त्म हो चुका है लेक्चर का। लास्ट पे हाँ जी मैं ये बताता चलूँ कि मैंने एग्जाम्पल के तौर पर, सैम्पल के तौर पर ये रिपोर्ट शामिल की हुई है आपके इसी लेक्चर में। रिपोर्ट फॉर्मेट, ये किसी भी रिपोर्ट का एक फॉर्मेट है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। सब्जेक्ट, इंट्रोडक्शन है, डिस्कशन, कंक्लूजन, रिकमेंडेशंस, इनका जिक्र हमने पहले भी पढ़ा था, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन वगैरह का। इसके बाद आ जाते हैं जी लॉन्ग रिपोर्ट्स। लॉन्ग रिपोर्ट्स मैं जिक्र कर चुका हूँ आपसे, इसके तफसील में नहीं जाऊँगे कि लॉन्ग रिपोर्ट्स 6 माह बाद या साल बाद इशू होने वाली रिपोर्ट्स हैं, और इसका मकसद होता है कंपनी की कारकर्दगी को बताना कि एक साल में या 6 माह में कंपनी ने क्या बिजनेस किया, उसकी क्या कारकर्दगी थी, एटसेट्रा। तो जनाब हमारे लेक्चर का टाइम ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह अगले हफ्ते या फिर दिसंबर की छुट्टियों के बाद मुलाकात होगी, और इन छुट्टियों के दौरान अगर छुट्टियां होती हैं, आई एम नॉट श्योर, आपको असाइनमेंट्स दी जाएंगी इंशाल्लाह। अगले 2 दिन में मैं आप लोगों को असाइनमेंट्स दे दूंगा, उन असाइनमेंट्स को कंप्लीट कीजिएगा ताकि मैं आपके मार्क्स लगा सकूं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।